हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सीरीज में मैंने काफी आपको डिटेल में बता दिया था। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं जिसमें आपको इंडियन लिमिटेशन एक्ट के क्विक रिवीजन की जरूरत होगी। तो आज हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट को जल्दी से एक क्लास में ही खत्म करने का ट्राई करेंगे। लाइक एक क्लास पूरी लिमिटेशन एक्ट क्लास इस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइटेशन है ये 36 ऑफ 1963 का। इसकी एनेक्टमेंट डेट 5 ऑफ अक्टूबर 1963 है और फोर्स में 1 जनवरी 1964 को आया था। एनेक्टमेंट डेट और जो फोर्स की डेट होती है वो अलग अलग होती है। एनेक्टमेंट डेट तो लाइक गवर्नमेंट जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है किसने सिग्नेचर किया, और कमिंग फोर्स का मतलब है कब से ये इफेक्ट में आया। इसके अंदर 32 सेक्शन है और 137 क्या है, इसके अंदर आर्टिकल है। और ये सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पर अप्लाई होता है। अब आपके सामने का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। जो हम पढ़ रहे हैं ये जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट, इसको मैं प्री और प्री मीन दोनों की तरीके से आपको क्या समझा दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये बहुत इजी वे में, आप यदि आप इसको एक बार में समझ गए तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख कर आ सकते हैं। मेंस के लिए आपके मतलब ये इसमें जो मेरी ये जो पीडीएफ है इसके अंदर मैंने मेंस से रिस्पेक्टिव सारे क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं जो आ सकते हैं, और इसके अंदर मैंने केस लॉस भी डाल रखे हैं। तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिस्ट पूरी डिटेल्स डाल दूंगी। क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट। देखिए, इंडियन लिमिटेशन एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट की आपको कितने टाइम के अंदर सूट, अपील और एप्लीकेशन को क्या करना है, फाइल करना है। नहीं तो बंदा क्या रहेगा, सोता ही रहेगा और उसको लगता है 10 साल बाद 20 साल बाद कि चलो आज सूट फाइल कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, यदि वो बाद में फाइल करता है तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा। ये एक तरीके का लेक्स फोरी लॉ है। दो तरीके के लॉ होते हैं, लेक्स लोसी और लेक्स फोरी। लोकेशन का लॉ नहीं है, जिस फोरम में ये सूट लगाया गया है उस फोरम के लॉ लगेंगे। प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव नहीं है। ये किसी तरीके का राइट कन्फर नहीं करता, ना ही राइट लेता है। ये आपको सिर्फ रोकता है कोर्ट में जाने के लिए। और लिमिटेशन एक्ट केवल रेमेडी को बार करता है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर से क्या कर सकते हैं, पैसे रिकवर कर सकते हैं। लाइक किसी को 100 रुपीज रिकवर करने हैं, ठीक है, 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अब 3 साल के टाइम पीरियड के बाद में कोर्ट में तो नहीं जा सकता, लेकिन वो 100 रुपीज किसी अदर मैनर से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 हो गया। ठीक है, और आ जाइए नेक्स्ट कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई होता है। क्या मिसकंसेप्शन रहता है कि यार ये सिर्फ सिविल लॉस पे अप्लाई होता है, जी नहीं, ये क्या रहता है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केस पे अप्लाई होता है। तो सिविल मैटर में सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों पे अप्लाई होता है, और क्रिमिनल मैटर में अपील एंड एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। यदि कॉग्निजेंस के लिए हमें देखना है तो सीआरपीसी 1973 में एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, कि लिमिटेशन एक्ट किस में अप्लाई होगा, क्रिमिनल केसेस के सूट के कॉग्निजेंस के लिए। और इससे पहले 1908 था जिसे थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव है उन मैटर्स के लिए जिनमें ये डील करता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है एंट्री नंबर 13 में, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकती है। इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी पार्टीज को रिमूव नहीं कर सकती, ना ही टाइम बढ़ा सकती है। लाइक किसी ने बोला 3 साल का टाइम है तो मैं ये नहीं कर सकती कि 2 साल का टाइम पीरियड दे दूं एग्रीमेंट से, नहीं। ना ही मैं ऐसे टाइम को कि 3 साल का टाइम पीरियड है चलो हम एग्रीमेंट से 4 साल कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 28 देख सकते हैं। लिमिटेशन डज नॉट बार डिफेंस। ज्यादातर आप देखेंगे लिमिटेशन एक्ट किस पे अप्लाई हो रहा है, प्लेंटिफ पे अप्लाई होता है, सूट लगाना है, या एप्लीकेंट पे अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशन लगानी है, या अपीलेंट पे अप्लाई होता है, लेकिन डिफेंस को बार नहीं करता है। ठीक है, और ये टू लीटिन मैक्सिम्स पे डिपेंड है। इंटरेस्ट एप्लिका उट सिनम उट सिट फिनिस लिटियम, मतलब ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि सारे लिमिटेशन का, सारे क्या लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। अदरवाइज तो क्या होगा, कोई भी उठ कर आकर जाएगा कि सर ये हमारा केस है, ऐसा नहीं होगा। और ये आप पढ़ लीजिएगा, विजिलेंटिबस नॉन नॉर्मेंटिबस जुरा सबनियन, यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ठीक है, माफ करना। कि विच मीन्स द लॉ विल असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट विद देयर राइट। भाई जो सोते रहते हैं उनकी क्या है, रक्षा नहीं करता लॉ। और ये किस पे अप्लाई नहीं होता, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, फंडामेंटल राइट्स पे अप्लाई नहीं होता, डिफेंडेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर कोर्ट्स और रिट्स पे भी अप्लाई नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिट्स पर अप्लाई नहीं होता, कई बार मेंस में भी पूछ लिया जाता है कि रिट्स पर क्यों नहीं अप्लाई होता, क्योंकि आप जब शेड्यूल देखेंगे रिट्स के संबंध में कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है पीछे। अब आ जाइए इसका ऑब्जेक्ट, कि क्या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट। कि भाई कंसोलिडेट, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा 1908 ना, तो 1908 या इससे पहले, ऐसा नहीं है कि 1963 पहली बार आया था, कहीं पहले भी थे लिमिटेशन एक्ट। तो इनको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया और अमेंड कर दिया गया। यहाँ डिफाइन वर्ड नहीं है, क्योंकि डिफाइन जनरली कम किया गया है, जो पुराने एक्ट से उनको कंसोलिडेट करके अमेंड करके क्या कर दिया गया, सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए लिमिटेशंस अप्लाई मतलब बताए गए हैं।
रूल नंबर ये जो पार्ट नंबर 1 है प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी में वही सेम कि कहाँ अप्लाई, इसे क्या कहा जाएगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा जाएगा, संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। और डेफिनेशन क्लॉज में है एप्लीकेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इनकी डेफिनेशन सेम डेफिनेशन है, ठीक है, हम एक साथ पढ़ लेंगे इनकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है एप्लीकेंट का मतलब, एप्लीकेंट का मतलब नहीं लिखा हुआ, एप्लीकेंट इंक्लूड्स लिखा हुआ है। एप्लीकेंट इंक्लूड्स पेटिशनर, कि भाई एक पर्सन जो क्या लगा रहा है पेटिशन, पेटिशनर है, वो भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड्स है। और सेम फॉर एग्जांपल ए है और बी है, बी है एलआर, एलआर क्या कर रहा है, एलआर ए से राइट डिराइव कर रहा है सूट लगाने का। तो यहाँ पर बी तो है ही एप्लीकेंट, साथ ही साथ ए है, क्योंकि ए से ले रहा है बी राइट। और सेम यदि बी मान लीजिए एलआर नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव होता, इसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता, तब भी ए भी क्या है एप्लीकेंट है। तो सेम एक पैटिशनर इंक्लूड है, एक ऐसा पर्सन जिससे क्या कर रहा है एप्लीकेंट राइट डिराइव कर रहा है वो भी इंक्लूड है, और एक ऐसा पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एप्लीकेंट, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। पेटिशन का मतलब जिसके अंदर इंक्लूड है पेटिशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है हुंडी और चेक, बॉन्ड का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक पर्सन खुद को ऑब्लाइज कर रहा है कि हाँ भाई मैं तुझे मनी पे कर दूंगा, बॉन्ड होता है मनी पे कर दूंगा, और वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा यदि कुछ ऑब्लिगेशन जो एक्ट लिखा हुआ है वो परफॉर्म किया गया या नहीं परफॉर्म किया गया। इसको मैंने बहुत डिटेल में क्लास नंबर 1 में, यदि क्लास नंबर 1 और 2 मेरे आप लिमिटेशन एक्ट की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि बॉन्ड का मतलब क्या है, ठीक है। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इतना पढ़ना सफिशिएंट है। डिफेंडेंट का मतलब सेम एप्लीकेंट के जैसे एक ऐसा पर्सन जिसने डिफेंडेंट ने ड्राइव किया है अपना राइट टू लाइबिलिटी टू बी स्यूड, और एक ऐसा पर्सन जिसकी एस्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ईजमेंट, ईजमेंट को आप कैसे देखेंगे, एक रास्ते में, एक रास्ते की जगह है, यहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया इस रास्ते से गुजरने का, लेकिन आप तब भी गुजर रहे हो, और यहाँ पे कोई मिट्टी लगा देता है कोई पर्सन, या कोई पेड़ पौधे लगा देता है, तो ये आपका सुखाचार का अधिकार है, इससे आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ईजमेंट क्या है, एक राइट है जिसके अंदर इंक्लूड है राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, एक पर्सन एंटाइटल है क्या करने की, रिमूव करने की, अप्रोप्रिएट करने की, अपने बेनिफिट के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी में चाहे कोई सॉइल हो, चाहे कुछ उग रहा हो, चाहे कोई अटैच हो, या कुछ भी। फॉरेन कंट्री का मतलब है ऐसी कंट्री जो अदर देन इंडिया। गुड फेथ का मतलब क्या है, एक ऐसा काम गुड फेथ में नहीं कहलाता यदि वो विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन किया गया हो। प्लेंटिफ सेम बात है जो हम डिफेंडेंट एप्लीकेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, कि प्लेंटिफ का मतलब एक ऐसा पर्सन है, प्लेंटिफ का मतलब प्लेंटिफ तो है ही, लेकिन प्लेंटिफ का मतलब एक ऐसा पर्सन है जिससे कोई एक प्लेंटिफ क्या कर रहा है, राइट टू सूट डिराइव कर रहा है, या जिसकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है प्लेंटिफ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पर्सन भी इंक्लूडेड है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको 2J याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि 2J पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब शेड्यूल के अंदर सूट अपील और एप्लीकेशन के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है उसे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहा जाता है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कंप्यूट हुआ है इस एक्ट के प्रोविजन के तहत। प्रोमिसरी नोट, देखिए प्रोमिसरी नोट के अंदर मतलब क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है जो बना रहा है वो बोल रहा है कि हाँ भाई तुझे एक स्पेसिफाइड सम ऑफ अमाउंट दे दूंगा, कब दे दूंगा, जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी या तू डिमांड करेगा या साइट पे तुझे दे दूंगा। सूट का मतलब सूट है, सूट का मतलब अपील और एप्लीकेशन नहीं है। टॉर्ट का मतलब एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के थ्रू नहीं हुआ हो। ट्रस्टी का मतलब बेनामीदार नहीं है, ठीक है, ट्रस्टी में बेनामीदार इंक्लूड नहीं है, और एक ऐसा मोर्गेजी भी इंक्लूड नहीं है जो मोर्गेज सेटिस्फाई होने के बाद भी क्या रह रहा है, विदाउट टाइटल पोजीशन में रह रहा है। आई होप समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं भी समझ में आए, ठीक है, तो आप इसको बहुत डिटेल में जाके मेरी क्लास नंबर 1 में लिमिटेशन में देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 बेस है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 बेस है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बन सकता है एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एप्लीकेशन मेड आफ्टर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड शैल बी डिसमिस शैल बी एलाबोरेट दिस सेंटेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, बार ऑफ लिमिटेशन, कि क्या लिखा हुआ कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन इन सेक्शन 6 to 24 एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, वर्ड याद रखना, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस, की ऐसा कुछ यदि होगा तो क्या किया जाएगा, यदि आपने टाइम पीरियड खत्म होने के बाद सूट लगाया, अपील प्रेफर की, एप्लीकेशन मेड की, आपकी भी जो चीजें हैं ये क्या कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। ऑल दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस, कि चाहे डिफेंडेंट ने डिफेंस में यही नहीं कहा हो कि ये सूट तो लिमिटेशन के द्वारा क्या हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, डिफेंडेंट का काम तो है मान लिया, लेकिन डिफेंडेंट ने चाहे कहा भी नहीं होना तो भी क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है ये देखना कि क्या ये सूट लिमिटेशन से बाहर है या नहीं बाहर है। और इम्पोर्टेंट बात कई बार पूछ लिया जाता है
कि इस पर्पस के लिए सूट का इंस्टीट्यूट होना कब माना जाएगा। पहली बात, ऑर्डिनरी केस में जब आप प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट करते हो कोई प्लेंट, इसे माना जाएगा कि ठीक है सूट इंस्टीट्यूट हो गया। प्रॉपर के केस में एज एप्लीकेशन जब बनाई जाती है, दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर को, तो ये मान लिया जाता है सूट इंस्टीट्यूट हो गया। और यदि किसी कंपनी के अगेंस्ट क्लेम करना है आपको, तो यदि आपने कंपनी के लिक्विडेटर, जो फर्स्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर है, उसको अपना क्लेम दे दिया ना, तो ये मान लिया जाएगा आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। और एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, मैं आपको यही बता देती हूँ, सेट ऑफ के केस में ओरिजिनल सूट की डेट मानी जाती है। लाइक मान लीजिए 1/4/2024 को ओरिजिनल सूट फाइल हुआ और 10 जनवरी 2024 को क्या फाइल हुआ, सेट ऑफ फाइल हुआ, तो सेट ऑफ के इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाएगी 1 जनवरी 2024। और काउंटर क्लेम की डेट क्या मानी जाएगी, मान लीजिए 10 जनवरी को काउंटर क्लेम फाइल हुआ, तो काउंटर क्लेम की इंस्टीट्यूशन की डेट 10 जनवरी 2024 मानी जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट। देखिए मैंने बहुत एग्जाम्पल से समझाया हुआ है पूरे इस नोट्स में कि क्या है सेट ऑफ की डेट क्या है। अब देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट कि यदि हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन लगाई गई है, तो वही सेम कि जब प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट की जाती है तो मान लिया जाता है सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जिस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड एंड हो रहा है, उस दिन क्या है, कोर्ट क्लोज है। तो क्या कोर्ट क्लोज है या कोर्ट नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर रहा है, तो क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा नॉर्मल वर्किंग आवर्स में नहीं काम कर रहा है, तो मान लिया जाएगा क्लोज्ड है पूरा तरीके से। और जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा, आप उस दिन क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि कोई भी प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस दिन जिस दिन कोर्ट क्लोज है, तो सूट अपील और एप्लीकेशन उस दिन इंस्टीट्यूट की जा सकती है जब भी कोर्ट रीओपन हो। तो कोर्ट को क्लोज तब भी माना जाता है यदि कोर्ट क्या कर रहा है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम नहीं कर रहा है, तो भी क्या माना जाएगा कि ठीक है कोर्ट क्या था, क्लोज था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में भी आता है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। कि कोर्ट को एक्सटेंड नहीं बोल सकते, कि ऐसे बोल सकते कोर्ट को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम इस टाइम पीरियड में सूट अपील एप्लीकेशन रिवीजन नहीं फाइल कर पाए, प्लीज आप हमारे को क्या कर दो, हमें हमें क्या सूट फाइल करने के लिए हमारे प्लीज ये जो सूट है इसको बार मत करो, बार बार लिमिटेशन, हमें कंडोनेशन ऑफ डिले दो। सेक्शन 5 बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5 सूट पर अप्लाई नहीं होता, याद रखना है आपको। सेक्शन 5 सूट पर अप्लाई नहीं होता। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अपील और कोई ऐसी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन अंदर मतलब एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, उसके अलावा उसे एडमिट किया जा सकता है यदि अपीलेंट या एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि भाई मेरे पास में सफिशिएंट कॉज थे ताकि मैं जिससे मैं अपील और एप्लीकेशन नहीं लगा पाया। क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सफिशिएंट कॉज। तो सफिशिएंट कॉज केस टू केस डिफर करते हैं, कहीं नहीं डिफाइन किया गया कि व्हाट इज सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इलनेस ऑफ पार्टी, डेथ ऑफ काउंसिल, पर्सन इज इन इम्प्रिजन कुड बी सम एग्जांपल ऑफ सफिशिएंट कॉज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, विधि की भूल को कभी भी ये नहीं माना जाता सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तथ्य की भूल को फिर भी मान लिया जाता है। नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट यदि कोई पर्सन करता है तो ये एक्सक्यूजेस नहीं है। ठीक है, पोवर्टी, मैं गरीब था मैं नहीं लगा पाया, जी नहीं, आप एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन तो लगा सकते थे, तो ये भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। सेक्शन 5 एक रिलीफ है, ठीक है, राइट नहीं है। आप ऐसे हर जगह जाके नहीं बोल सकते सर मेरा अधिकार है सेक्शन 5 के अंदर, जी नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन और अपील अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे फाइल होता है। तो सूट पर क्या है, सूट पर आपको ऑर्डर 7 रूल 6 के तहत लिखा गया है, ऑर्डर 7 रूल 6 में लिखा है कि प्लेंटिफ क्या कर सकता है यदि लिमिटेशन पीरियड में सूट फाइल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सफिशिएंट को दे सकता है। और ये कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको बता दिया इसको देना ही नहीं देना किसका डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एक पर्सन जिस दिन उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो उस दिन क्या है, माइनर है, इंसेन है या मेंटली मतलब लीगल डिसेबिलिटी, ये क्या है, लीगली डिसेबल है। ठीक है, लीगली डिसेबल का मतलब माइनर है, इंसेन है या मेंटली डिस्टर्ब है। क्या होगा, तो ये सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं होगा उस दिन का वो टाइम पीरियड जब तक वो ये चल रहा है, माइनर, इंसेन, लीगली डिसेबल, इनिशियल, लेकिन आपको याद रखना इनिशियल टाइम पे जिस दिन सूट लगाना है या जिस दिन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होना है उस दिन ये क्या है, माइनर है, मेंटली डिसेबल है। तो टाइम पीरियड कोई बात नहीं, रुक जाएगा, जिस दिन सही हो जाओगे उस दिन कर देंगे, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर, एक पर्सन जो एंटाइटल्ड है वो क्या कर रहा है, जिस दिन प्रेस्क्राइब पीरियड स्टार्ट होने वाला है उस दिन माइनर है, इंसेन है, इडियट है, तो वो सूट कब लगा सकता है, सूट वो फाइल कर तब कर सकता है जब वो डिसेबिलिटी सीज हो जाए। मान लीजिए वो दो डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाए
तो यदि अफेक्टेड बाय दो सच डिसेबिलिटी और एक डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद वो दूसरी डिसेबिलिटी से अफेक्ट हो रहा है तो वो सूट कब इंस्टीट्यूट कर सकता है, जब दोनों डिसेबिलिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। थर्ड नंबर, अब बेचारा डेथ तक मर गया लेकिन उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं हुई। डिसेबिलिटी खत्म नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो उसका एलआर है वो जब जब भी एलआर है तो उसको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। अब एलआर भी डिसेबल है तो एलआर डिसेबल है तो कोई बात नहीं, जब एलआर एबल हो जाएगा, लीगली एबल हो जाएगा, तब जाकर क्या कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है, एक पर्सन था लीगली डिसेबल था, ठीक है, लेकिन ये सही हो गया, यहाँ पे 1 साल हो गए, मतलब एक इसको सही हो गया, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 3 साल था लिमिटेशन टाइम पीरियड। अब ये सही हो गया, लेकिन सही हो गया, सही होने के 1 साल बाद वो मर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एलआर को कितना टाइम पीरियड मिलेगा, तो सर एलआर यदि ये जिंदा होता तो इसको कितना टाइम पीरियड मिलता, 2 साल मिलते, 2 साल का लिमिटेशन टाइम पीरियड और मिलता ना, क्योंकि 1 साल तो ये चलो 1 साल तो ये सही भी हो गया, और यदि जिंदा रहता तो 2 साल और मिल जाते, अब मर गया तो 2 साल उसको मिल जाएंगे एलआर को। तो यदि एक पर्सन डिसेबिलिटी है, मर जाता है, ठीक है, मर जाता है तो उसके एलआर को उतना टाइम मिलेगा जितना कि वो यदि जिंदा होता, यदि वो नहीं मरा होता उसको मिलता, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपको एक चीज भी ये भी याद रखनी है कि सेक्शन 6 केवल डील करता है सूट्स और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पे, है ना, ठीक है, अपील पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ये भी याद रखनी कि इनिशियल टाइम पर पर्सन क्या था, इनिशियल टाइम पर पर्सन डिसेबल था, ना कि बीच में डिसेबल हुआ, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 7, आप यहाँ पे मान लीजिए 4 पर्सन है, 1 2 3 4, ये पर्सन है, ये क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यदि इस पर्सन की परमिशन के बिना, कॉन्करेंस के बिना क्या किया जा सकता है, ये 3 पर्सन क्या है, सूट फाइल कर सकते हैं या डिस्चार्ज कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी को। लिमिटेशन पीरियड से इसके डिसेबल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ में आ गया। लिमिटेशन पीरियड सबके लिए चलेगा, किसके लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा, क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबल जो पर्सन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब ये 3 लोग डिस्चार्ज कर सकते। अब मान लीजिए ये करता होता, करता मतलब एचयूएफ का करता होता है, इनकम डिवाइडेड फैमिली का, तो लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यदि ये डिसेबल है, इसकी परमिशन के बिना, कॉन्करेंस के बिना ये 3 लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि इन सबके लिए लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा, तब तक लिए रुक जाएगा जब तक ये करता सही नहीं हो जाता। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि या जहाँ एक बहुत सारे लोगों में से एक पर्सन क्या है, डिसेबिलिटी से पीड़ित है, डिसेबिलिटी से पीड़ित है, लेकिन डिस्चार्ज दिया जा सकता है उसकी कॉन्करेंस के बिना, तो टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम सबके लिए क्या रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा टाइम, ठीक है। अब लेकिन यदि डिस्चार्ज नहीं दिया जा सकता उसकी परमिशन के बिना, तो क्या होगा, टाइम पीरियड सबके लिए रुक जाएगा, टाइम विल नॉट रन एज अगेंस्ट एनी ऑफ देम, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 आप ये लोग देख लेना। सेकंड नंबर पे है कि मिताक्षरा लॉ के अनुसार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जिसकी परमिशन के बिना कोई पर्सन मेंबर क्या नहीं कर सकता, डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अब आ जाइए स्पेशल एक्सेप्शन, सेक्शन नंबर 8। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 किस पे अप्लाई नहीं होता, प्रीएम्पशन वाले सूट्स पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है, प्रीएम्पशन वाले सूट्स पर अप्लाई नहीं होता। अब आ जाइए सेक्शन 8। सेक्शन 8 एक एंसिलियरी प्रोविजन है, मतलब कोई मेन प्रोविजन नहीं है, ये क्या चलता है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के साथ चलता है, ठीक है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के साथ चलता है। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को सेक्शन 8 के साथ पढ़ना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैं समझाती हूँ, एक चीज इसके अंदर, मान लीजिए एक पर्सन क्या है, 11 साल का है, एक पर्सन क्या है, 11 साल का है, उसको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिग्री क्लेम करनी थी, तो उसके पास में 12 साल का टाइम है, कितने साल का टाइम है, 12 साल का टाइम पीरियड है मान लीजिए। अब लेकिन क्या लगाता है, ये सूट लगा देता है, मान लीजिए नेक्स्ट फ्रेंड के तहत, यदि ये नेक्स्ट फ्रेंड के तहत सूट लगा देता तो आराम से इसको 23 साल का टाइम मिल जाता ना, मतलब 23 साल का होता है, इसको 12 साल, मतलब 23 साल तक ये सूट लगा सकता है, ठीक है। अभी 11 साल का है, ये 23 साल तक सूट लगा सकता है। अब ये 23 साल तक मतलब ये अभी सूट नहीं लगा रहा है, ये अभी सूट नहीं लगा रहा है, ये 18 साल का, वही सोच रहा है कि भाई मैं मेजर हो जाऊं तब सूट इंस्टीट्यूट कर दूं। अब इसके पास में कितने साल बचे हैं, 5 साल और बचे हैं सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। वापस बताती हूँ, ये पर्सन 11 साल का है, इसके पास में 12 साल बचे हैं इसके पास में अभी, मतलब 23 साल तक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, इसके पास में 12 साल है अभी भी, ठीक है, 12 साल इसका लिमिटेशन पीरियड है इसके पास में। अब लेकिन ये इस टाइम पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं करता, 18 साल का होने के बाद सूट इंस्टीट्यूट करता है, इसके पास में अभी भी 5 साल बचे हैं। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि यदि किसी पर्सन के पास में 3 साल से, मतलब यदि ये लीगली एबल होने के बाद 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड बचा है, उसको ज्यादा टाइम पीरियड मिल जाएगा, मतलब इसको 5 साल पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब मान लीजिए
ये पर्सन क्या होता, या मान लीजिए ये पर्सन कितने साल का होता, 17 साल का, या किसी भी ऐसे मान लीजिए कि 18 साल के होने के बाद में इसके पास में बस 1 साल बचते। मान लीजिए इसका लिमिटेशन पीरियड 8 साल होता, तो ये 19 साल तक केस लगा सकता था। अब इसने लगाया नहीं, लेकिन 18 साल का होने के बाद में सोचा कि यार अब मैं केस लगा दूं, इसके पास में 1 साल है ना, तो यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है कि 1 साल है, आपको 3 साल मिल जाएंगे। नहीं समझ में आया तो ये समझो कि 3 साल से कम का टाइम पीरियड बचा है, 3 साल से कम का टाइम पीरियड बचा है तो 3 साल मिलेंगे, और 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड बचा है तो उतना टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने जब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैंने इस सेक्शन को बहुत अच्छे से बताया है। अभी जस्ट ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को सेक्शन 8 के साथ पढ़ा इसलिए जाता है कि यदि 3 साल से कम का टाइम पीरियड उसके पास बचा है लिमिटेशन पीरियड में, तो वो उसको 3 साल प्रॉपर दे देगा ये सेक्शन, और यदि टाइम पीरियड नहीं बचा है, उसको हाँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा है तो दे देगा, और यदि नहीं बचा है तो 3 साल तो दे ही देगा। देखिए लिखा है, इफ टाइम रिमेन्स लेस देन 3 इयर्स देन 3 इयर्स, इफ टाइम रिमेन्स मोर देन 3 इयर्स देन द रिमेनिंग इयर्स। क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम अंडर सेक्शन 9। एक बार टाइम चलने के बाद में मान लीजिए एक पर्सन क्या होता है, बीच में डिसेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? बीच में डिसेबल हो जाता है तो क्या होगा? तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन वंस टाइम हैज बिगन टू रन। आपने जब सेक्शन 6 में बताया था तो मैंने कहा था इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम पे वो पर्सन क्या है, डिसेबल है। अब सेक्शन 9 क्या बोलता है कि वो बीच में डिसेबल हुआ है। कब हुआ है? बीच में डिसेबल हुआ है। सेक्शन 6 और सेक्शन 9 अलग अलग बात करते हैं। सेक्शन 6 बोल रहा है स्टार्टिंग में डिसेबल है तो कोई बात नहीं, आपका लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा आप जब सही होगे। और सेक्शन 9 बोलता है बीच में डिसेबल हो रहा है तो कुछ भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। तो यही लिखा हुआ है कि when once where once time has begun to run, where one's time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute subsequent. The word most important was is subsequent. Institute a suit or make an application stops it. लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल, इसका एक्सेप्शन किसी को समझ में नहीं आता है, मैं बता दूं। एक एक्सेप्शन ये है, ए है और बी है, ए ने बी को 1000 रुपए दिए और बी ने पैसे नहीं चुकाए। ए क्या है? क्रेडिटर है, बी क्या है? डेटर है। ए ने पैसे नहीं चुकाए, ठीक है, डन। अब क्या होता है, यस, बी ने पैसे नहीं चुकाए। अब क्या हो सकता है, बी ए वैसे तो 3 साल के अंदर क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया पैसे नहीं चुकाते हुए। लेकिन ए की जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए ए की कोई एक प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब सही रख रखाव के लिए बी के पास रखी हुई है। यदि ए किसी और पर्सन, मान को सी को देता है ये प्रॉपर्टी, तो पैसे इसको भी तो देता है, सी को। अब क्या रख रहा है, इसका रख रखाव कौन कर रहा है? बी रख रहा है। तो बी पर ये जो लिमिटेशन पीरियड है ना 3 साल, ये रुक जाएगा जब तक कि बी क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ ए क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू। और मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन 6 में क्या था, इनिशिएशन। यदि आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आए हो, जैसे जिसने क्लास ली होगी मेरी तो उसको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो शायद क्लास नंबर 3 में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट की। ठीक है, मैं जितना समझा सकती थी मैक्स टू मैक्स इस क्लास में मैं समझा चुकी हूँ। अब आ जाइए, ये मैं पहले ही बता चुकी कि सेक्शन 6 में इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के टाइम पे पर्सन डिसेबल था, लेकिन सेक्शन 9 में सब्सिक्वेंट डिसेबल हुआ है। अब क्या इसके सेक्शन 9 के भी एक्सेप्शन है क्या? सेक्शन 9 के एक्सेप्शन है? जी भाई, सेक्शन 9 सबसे बड़ा सेक्शन है इंडियन लिमिटेशन का। इसके काफी सारे एक्सेप्शन है कि बाद में भी, यदि बाद में पर्सन कोई किसी भी तरीके से इनेबल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा? तो यहाँ सेक्शन 4 आपको पता ही है कि बाद में कोर्ट, मतलब एंड डेट पे कोर्ट ओपन नहीं था तो आप बाद में कर सकते हैं सूट फाइल। सेक्शन 9 का प्रोविजो ही इसका एक्सेप्शन है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिटर का किसके पास में, डेटर के पास में। सेक्शन 12, सेक्शन 12 भाई, सेक्शन 12 का सबसे पहले कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है आपका, मतलब जिस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होने वाला है उस दिन को आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। दूसरा, मान लीजिए कि आपको किसी अपील लगानी है या कुछ भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको जजमेंट की कॉपी की जरूरत पड़ेगी। आपका जो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है और जितना टाइम आपको जजमेंट की कॉपी लेने में लग गया, उतना टाइम क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सेम टू सेम कोई अवार्ड की कॉपी लेनी है तो भी क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। सेक्शन 13, आपको सेक्शन 13 के लिए, सेक्शन 13 भी इसका एक्सेप्शन नंबर 5 है। सेक्शन 13 सेम, मैं बताती हूँ। जैसे ए है, एक पॉपर की तरह एप्लीकेशन लगाता है कि सर मैं पॉपर हूँ, गुड फेथ में लगाई इसने एप्लीकेशन। अब बी क्या, कोर्ट क्या करता है, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, कोर्ट कर देता है इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट, और
कहता है कि भाई मान लिया तूने गुड फेथ में लगाई थी, आप एक काम करो कोर्ट फीस जमा करा दो। तो हम ऐसा ऐसा मान लेंगे कि जिस दिन तुमने एप्लीकेशन लगाई थी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी, ऐसे मैं मान लूंगा कि उस दिन ही तुमने कोर्ट फीस पे कर दी थी। समझ में आया? कि ये हम सेक्शन 13 में बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ। ठीक है, जो पॉपर है वो गुड फेथ में क्या कर रहा था, प्रोसिक्यूट कर रहा था। मान लीजिए 4 महीने तक ये गुड फेथ में प्रोसिक्यूट करता रहा को, ठीक है, 4 महीने बाद कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो 4 महीने बाद कोर्ट क्या बोल रहा है कि एक काम कर, कोर्ट फीस जमा करा दे। मैं ये मान लूंगा कि तूने 4 महीने पहले ही सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। ठीक है, 4 महीने को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 14 की गुड फेथ में आप एक ऐसे कोर्ट में केस लगा रहे हो जो क्या है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन के कारण आपका सूट वो नहीं कर सकता। ठीक है, आपका सूट एंटरटेन नहीं कर सकता। जितना टाइम आपने गुड फेथ में लगाया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए दूसरे कोर्ट में, उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 इसका एक्सेप्शन है। वे सेम कि यदि आपका सूट है या कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, सेक्शन 15 एक तो ये याद रख लो अपील पे अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल याद रखना अपील पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो याद रखो कि सेक्शन क्या लिखा हुआ है, सूट और एक ऐसी एप्लीकेशन है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, वो किसी इंजंक्शन के कारण रुकी पड़ी है। कोर्ट लगाने मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे इंजंक्शन या किसी ऑर्डर के कारण वो चीज रुकी हुई। अब क्या होता है, अब इंजंक्शन के कारण रुकी हुई है, मेरा तो लिमिटेशन पीरियड तो खरा जाता ही जा रहा है ना। तो जिस दिन इंजंक्शन लगाया, जिस दिन इंजंक्शन विड्रॉ किया और जितने टाइम इंजंक्शन रहा, इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए यदि किसी गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरत है या किसी प्रीवियस कंसेंट की जरूरत है, तो जितना टाइम ये कंसेंट लेने में लगा, कंसेंट मिली, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब इसके अंदर आपको याद रखना है कि कोई पर्सन यदि इंसॉल्वेंट, आदमी तो क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है। कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है बाइंडिंग। इन दोनों में कौन अपॉइंट होता है, इंसॉल्वेंट में अपॉइंट होता है रिसीवर, और वाइंडिंग अप में कौन अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर। कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये बोल रहा है कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, तब से लेकर ये रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट होने के 3 महीने बाद तक का टाइम, मतलब 3 महीने। मान लीजिए प्रोसीडिंग 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई, ठीक है, कोर्ट में, और मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। तो ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 3 महीने, 1 अप्रैल 2025, ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्यों एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि जब रिसीवर अपॉइंट होता है या लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो इनको समझने में भी तो टाइम लगेगा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यही लिखा है कि the period of beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver liquidator as the case may be shall excluded। और यदि कोई परचेजर है, मतलब वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, लेकिन उसके पोजीशन को बार बार क्या किया जा रहा है, सेट असाइड किया जा रहा है, सेल, क्योंकि उसको मिले नहीं पोजीशन, तो बार बार सेट असाइड की जा रही है सेल के लिए। तो वो बस परचेजर क्या बोलेगा कि सर आपने सेल तो कर दी, लेकिन सेल तो दे दी है, मेरे को सेल तो कर दी, लेकिन सेट असाइड किया जा रहा है। इतना टाइम पीरियड क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और यदि डिफेंडेंट कहाँ रहता है, डिफेंडेंट बाहर रहता है इंडिया से, तो भी वो टाइम पीरियड क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एंड सेम सेक्शन 15 डज नॉट अप्लाई ऑन अपील, मैं आपको बताई चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रूल ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ ट्रस्ट। ए है, एक पर्सन है, उसने क्या करा, बी को ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी दी, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड, बिना पैसे के, विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन इसने प्रॉपर्टी दी ट्रस्टी को, बी। क्या होता है, बी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उससे जो पैसा आ रहा है उसका मिसयूज कर रहा है। मान लीजिए खुद के लिए कार खरीद रहा है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है कि ये जो ए है ना, किसी भी टाइम सूट लगा सकता है, किसी भी टाइम। इसका सूट किसी भी लिमिटेशन टाइम पीरियड से क्या नहीं होगा, बार नहीं होगा। पूरा सेक्शन 10 यही हो सका है कि कोई भी सूट, नो सूट, जो एक ऐसे पर्सन जिसको क्या दी गई है, ट्रस्ट दिया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो क्या नहीं होगा, बार नहीं होगा। देखिए नीचे लिखा होगा, फॉर द पर्पज ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड फॉर एन अकाउंट शैल बी बार। तो नो सूट शैल बी बार्ड, यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम, वो कभी भी उसके उसके जब मर्जी जाए ना, तो वो क्या कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, लिमिटेशन से बाहर नहीं होगा। लेकिन यार इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यहाँ पे उसको देनी चाहिए प्रॉपर्टी ट्रस्ट में। ठीक है, मैंने इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे सेक्शन 11 क्या बोलता है कि एक ऐसा सूट है जो कहाँ, जहाँ कौन कॉन्ट्रैक्ट है जो कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ है, मतलब कहाँ बना है कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में।
लेकिन सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ? इंडिया में। सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हुआ? इंडिया में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कहाँ के रूल अप्लाई होंगे? तो सिंपल सी बात है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट कौन सा एक्ट है? लेक्स 4 ही है। लॉसी नहीं है ना, लोकेशन का लॉ नहीं है। जहां पे आपने केस लगाया, ठीक है, फोरम जहां पे मतलब इंडिया में केस लगाया, तो इंडिया के रूल्स अप्लाई होंगे, काहे को होंगे ऑस्ट्रेलिया के? तो यही बोल रहा है कि सूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे लगा है, वो तो कहाँ है, जो जहां पे ये एक्ट एक्सटेंड होता है, कहाँ होता है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट इंडिया पे एक्सटेंड होता है। लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए? जो फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तो इट शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन, मतलब इंडियन लिमिटेशन एक्ट से क्या होगा? ये सब्जेक्टेड रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है? ऐसा ऐसी चीज है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किसी रूल ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया था? एक्सटिंग्विश कर दिया। तो पारुल जैन तो इतनी इंटेलिजेंट है, पारुल जैन सोच रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया में एक्सटिंग्विश कर दिया, भारत में थोड़ी किया, मैं भारत में जाके इन्फोर्स करा लूं। भारत वाला बोलता है कि भाई नहीं, आप नहीं करवा सकते। और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का टाइम पीरियड था लिमिटेशन, और इंडिया में था 3 साल का। तो मैं सोच रही हूँ चलो 2 साल तक तो मैं वहां रही, 2 साल तक रही, और मैं तीसरे साल इंडिया में आके मैंने सूट नहीं लगाया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन तीसरे साल में भारत में आके सोच रही हूँ कि चलो यार सूट लगा देते हैं, भारत में तो लिमिटेशन पीरियड 3 साल है। जी नहीं, आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। तो ये लिखा है कि नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स फॉरेन कंट्री शैल बी डिफेंस। आप फॉरेन कंट्री के लिमिटेशन पीरियड को डिफेंस नहीं बनाओगे, तब तक नहीं बनाओगे जब तक कि उस फॉरेन कंट्री ने क्या कर दिया? उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश कर दिया हो, या पार्टी क्या थी? पार्टी डोमिसाइल थी। जिस टाइम जो लिमिटेशन पीरियड था, जैसे 2 साल था लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जांपल, 2 साल तक क्या थी? पार्टी ऑस्ट्रेलिया में क्या थी? डोमिसाइल थी। तो तब लगा देते भाई, आप क्यों लगा रहे हो? तो ये क्या है रूल? ये जो बेस्ड है लेक्स फोरी प्रिंसिपल पे है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल में सेम टू सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड। क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? What are the days which could be excluded while computing the period of limitation? कि ऐसे कौन से दिन हैं जिसको क्या कर सकते हैं? लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करते टाइम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सेक्शन 12 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 13 अब अच्छे से समझ लेते हैं वापस, कि एक पर्सन क्या लगा रहा है इसमें। पढ़ो, देखिए कि एक पर्सन ने अपील लगाई एज अ पॉपर और उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये पर्सन क्या कर रहा था? गुड फेथ में एप्लीकेशन लगा रहा था कि भाई मैं मान रहा था कि मैं पॉपर हूँ, लेकिन कोर्ट ने क्या कर दिया? पता चला कि मैं नहीं हूँ पॉपर, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट बोलेगी कि तू एक काम कर, पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस कर दे, ठीक है। तो मैं ये मान लूंगा कि सेम फोर्स मान लूंगा कि तूने कोर्ट फीस पहले पे कर दी थी, मान लिया कि जो तूने 4 महीने गुड फेथ में खर्च करे ना, तो मैं इसको मान लूंगा, ठीक है, एक्सक्लूड कर देता हूँ। मैं ये मान लूंगा तूने 4 महीने पहले ही कोर्ट फीस पे कर दी थी। अच्छा, ये 14 सेक्शन 14 क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट है कि यदि आप क्या कर रहे हो ड्यू डिलिजेंस के साथ में बोनाफाइड, आप किसी ऐसे कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, कोर्ट में ऐसे सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो जो डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन के कारण या अदर अलाइक कॉज के कारण आपके सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता। मान लीजिए जयपुर के कोर्ट में लगाना था, आपने गलती से जोधपुर के कोर्ट में लगा दिया। 5-6 महीने केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, लेकिन आपने गुड फेथ में लगाया था। आपको लग रहा था कि भाई जोधपुर का ही कोर्ट है आपका, तो आपने गुड फेथ में लगा दिया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता है? यहाँ पे ये जो तुम आपने 5-6 महीने अपने वेस्ट कर दिए जोधपुर के कोर्ट में लगाने में, इसको क्या कर दिया जाएगा? लिमिटेशन टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर 23 रूल 2 क्या बोलता है? सीपीसी का थोड़ी सी अगेंस्ट बात बोलता है कि नहीं कर सकते, ये एक्सक्लूजन अलाउड नहीं है। लिमिटेशन पीरियड बोल लिमिटेशन एक्ट क्या बोल रहा है कि चाहे ऑर्डर 23 रूल 2 में कुछ भी लिखा हुआ हो, इस एक्सक्लूजन को क्या कर दिया जाता है? अलाउड कर दिया जाता है, ठीक है, अलाउड कर दिया जाता है। यही का यही चीज है। एडिशनल पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं कि ठीक है, यही सेम चीज है, याद रखना। ये सेक्शन 14 अप्लाइज टू सिविल नॉट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये भी याद रख लेना। अब आते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंजंक्शन, रिसीवर, अपॉइंट। सेक्शन 16 क्वेश्चन, सेक्शन 16, 17, 18, 19, मतलब 16, 17 कि क्या हो रहा है कि वो पूछ रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डेथ, फ्रॉड एंड मिस्टेक इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक पर्सन है, सेक्शन 16 बात करते हैं डेथ से रिलेटेड, फ्रॉड मिस्टेक की बात करते हैं सेक्शन 17। एक पर्सन है, यदि वो जिंदा होता उसका सूट इंस्टीट्यूट करने का अधिकार होता, लेकिन बेचारा वो मर गया। एक पर्सन यदि वो जिंदा होता तो सूट इंस्टीट्यूट करने का अधिकार होता, लेकिन वो पर्सन मर गया। या एक पर्सन है जिसके मरने पे ही उसका अधिकार उत्पन्न हो रहा है, लाइक एलआईसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो मरेगा तो ही क्या मिलेगा? उसका अधिकार उत्पन्न, तभी उसको पैसे मिलेंगे। तो अब वो सूट, अब वो क्या कर सकता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन उससे कंप्यूट किया जाएगा जब उसका एलआर, उस पर्सन का एलआर क्या हो जाएगा? लीगली केपेबल हो जाएगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए।
ठीक है। और डिफेंडेंट के केस में मतलब एक पर्सन क्या होता है, यदि जिंदा होता तो कोई पर्सन उसके अगेंस्ट क्या कर सकता था, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था, या उसके मरने पे ही कोई पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। अब वो मर गया बेचारा, क्या होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंप्यूट कर दिया जाएगा, तब से कंप्यूट कर दिया जाएगा जब वो एलआर है, डिकीज पर्सन का एलआर है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्लेंटिफ के केस में एलआर का कैपेबल होना जरूरी है, लेकिन डिफेंडेंट के केस में मेयर एलआर इज सफिशिएंट, नो नीड टू लीगली कैपेबल। ठीक है, आई होप याद हो, समझ में आ गया होगा। सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड और मिस्टेक की। सेक्शन 17 में 4 पॉइंट्स है कि मेरे को एक सूट लगाना है कि इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे एक सूट लगाना है कि इस पर्सन ने मेरे मेरे से क्या किया गया है, कोई चीज को छुपाया है, कोई चीज को छुपाया जिससे मेरा अधिकार क्या हो रहा था, मेरा अधिकार है उस चीज को छुपाया गया है, या कोई एक ऐसी मिस्टेक कर दी है इसने जिससे मुझे गलत कॉन्सिक्वेंसेज हुए, मुझे उससे क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए। तो सूट लिमिटेशन पीरियड कब पता होगा, बस सिंपल सी बात है, जब मुझे उस फ्रॉड और मिस्टेक का पता चलेगा, उस पर्सन की फ्रॉड और मिस्टेक का पता चलेगा, तभी लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, स्टार्ट होगा। या पता लग सकता है, मैं क्या लापरवाह की तरह बैठी हूँ, मुझे पता लग सकता है लेकिन मैंने पता नहीं लगाया, तब भी आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड जो डी पॉइंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मुझसे फ्रॉडुलेंटली कंसील कर दिया जा रहा है, तो उसके संबंध में लिमिटेशन पीरियड क्या स्टार्ट होगा, तब स्टार्ट होगा जब मुझे पहली बार पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रोड्यूस करना है। कैसे, मान लीजिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मुझे पता ही नहीं कि मेरा डॉक्यूमेंट है, एकदम से क्या होता है, मुझे बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, मैं बोलूंगी भाई मेरा डॉक्यूमेंट थोड़ी है, तो भाई मेरा डॉक्यूमेंट पता चल गया ना कि अब आपका डॉक्यूमेंट है, तो आप जाके क्या करो, लिमिटेशन पीरियड में ये डॉक्यूमेंट को क्या करो, रिकवर करो। तो आपका लिमिटेशन पीरियड कब से पता चला, जब पहली बार आपको पता चला कि ये डॉक्यूमेंट किसका है, जो ये डॉक्यूमेंट आपसे छुपाया जा रहा था, तब से लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मान लीजिए ए है, बी ने ए से फ्रॉड में क्या ले ली, मान लीजिए कार ले ली, ठीक है, फ्रॉड में कार ले ली बी ने। अब बी ने क्या करा, सी को बेच दी। अब सी ने तो गुड फेथ में वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ खरीदी है कार, गुड फेथ में वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ कार खरीदी है। अब क्या ए बी सी के खिलाफ केस लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता, ये सेक्शन बोलता है नहीं, ये एक थर्ड पार्टी जिसने गुड फेथ में काम किया है या उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के साथ में क्या खरीदी, चीजें खरीदी है, तो क्या नहीं कर सकते, आप सूट इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी चीज है कि जिस दिन आपको फ्रॉड पता चल जाए या फोर्स का पता चल जाए, कि उस दिन के 1 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सूट को इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन कौन सा बनता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। ठीक है, कि यदि आपके इन राइटिंग और पेमेंट ऑफ मनी सेम, ए ने बी को 1000 रुपए दिए, ए ने बी को 1000 रुपए दिए, डन, समझ में आया। अब क्या होता है, बी इस चुका ही नहीं रहा, अब ये चुका नहीं रहा, मतलब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है इसका, 3 साल के अंदर ये केस फाइल कर सकता है। हम बी क्या कर रहा है, 2 साल के बाद आता है उठ के, 2 साल के बाद उठकर आता है और बोलता है कि भाई 500 रुपए मैं मानता हूँ कि नहीं, 500 रुपए नहीं, मैं मानता हूँ कि एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ भाई मैं मान रहा हूँ कि मैंने तुझसे 1000 रुपए लिए थे। तो जिस दिन इसने एक्नॉलेजमेंट दी ना, वापस से 3 साल स्टार्ट हो जाएंगे। सेक्शन 18 यही बोलता है कि, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने से पहले, पीरियड जैसे यहाँ पे 2 साल में करा था, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो 3 साल का था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने से पहले उसने क्या कर देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट दे दी जानी चाहिए। तो एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ सूट और एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट, एक पर्सन एक्नॉलेजमेंट दे रहा है साइन करके रिटर्न में कि हाँ भाई मैं तेरे प्रति क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या कर दिया जाएगा, उस दिन से कंप्यूट हो जाएगा जिस दिन से क्या हुई है, एक्नॉलेजमेंट को क्या किया गया है, साइन किया, साइन करके भेजा गया है। ठीक है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, और यदि किसी एक्नॉलेजमेंट पे डेट भी नहीं है, यदि एक्नॉलेजमेंट पे डेट भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन कंटेंट के लिए एविडेंस नहीं दोगे, मतलब एक्नॉलेजमेंट के कंटेंट के लिए आप एविडेंस नहीं दोगे, लेकिन आप किसके लिए दे सकते हो, डेट के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हो। और एक चीज आप ये भी याद रखो, यदि ये एक्नॉलेजमेंट तब भी सफिशिएंट है यदि एग्जैक्ट नेचर नहीं बता रही है कि हाँ भाई इसके संबंध में मुझे तुझे पैसे ऐसे वापस करने हैं, या एग्जैक्ट टाइम ऑफ पेमेंट नहीं बता रही, डिलीवरी नहीं बता रही कि हाँ भाई मैं इतने दिन में तुझको पे कर दूंगा, या ये भी बोल रहा है कि मैं लाइबल नहीं हूँ, मैं लाइबल नहीं हूँ, मतलब रिफ्यूज भी कर रहा है ना वो पे करने से, तब भी आपका लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। और यदि क्लेम टू सेट ऑफ भी कि यार तू मुझसे 1000 मांग रहा है, मैं तुझसे 500 रुपए मांगता हूँ, ठीक है, यदि ये भी लिख के दे रहा है वो एक्नॉलेजमेंट, तो भी एक फ्रेश पीरियड और लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इज एड्रेस टू अ पर्सन अदर देन अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और पार्ट, मतलब एक पर्सन, ऐसे ए ने बी को दिए थे तो बी सी को बोल रहा है, सी को बोल रहा है बी, जो क्या है ए का
जो क्या है, ए का भाई है या एलआर है, उसको भी बोल रहा है तो भी मान लिया जाएगा कि उसने क्या दे दी है, एक्नॉलेजमेंट दे दी है। समझ में आ गया होगा। और एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार क्या होता है, उसमें आरजेएस में या किसी भी जुडिशियल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब सेम बात, ए ने बी को दिए 1000 रुपए, नहीं चुका रहा, मेरा मन नहीं है चुकाने का। ए बी क्या कर रहा है, ए के पास में 3 साल का टाइम पीरियड है कि भाई क्या करे, सूट लगा दे। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी नहीं लगा, ये नहीं दिए तो ये बी 2 साल बाद क्या कर रहा है, इसको 500 रुपए, चल ठीक है कोई ना, 500 रुपए ले ले तू मेरे से अभी हाल फिलहाल, तो मैं तुझे 500 रुपए दे देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, अब जिस दिन इसने 500 रुपए दिए ना, जिस दिन से इसने 500 रुपए, उस दिन वापस से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है सेक्शन 9 कि क्या किया गया, एक पेमेंट किया गया अकाउंट ऑफ डेट का या इंटरेस्ट का, मान लीजिए 50 रुपए एज इंटरेस्ट भी दे देता तो भी क्या, लेकिन इस 3 साल खत्म होने से पहले इसने दे दिया। और किसके द्वारा दिया गया, एक ऐसा पर्सन जो लाइबल है, ठीक है, लाइबल है, उसके द्वारा दिया गया है। तो क्या लिखा गया है, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देखो क्या है, यूजो फ्रक्चुरी मोर्गेज है इसका एग्जांपल। फ्रक्चुरी मोर्गेज, एक ए है, बी है, ठीक है, ए ने बी को 1000 रुपए दिए, लेकिन ए क्या कर रहा है, बी मोर्गेज, ये बी मोर्गेजर है, बी ने ए को क्या दिया, अपनी प्रॉपर्टी दी है कि जब तक मैं तेरे 1000 रुपए वापस नहीं करूं, तब तक एक काम कर, तू मेरी प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आए या प्रोड्यूस आए उसका क्या कर, यूज कर। तो क्या कर रहा है, इसको क्या मान लिया जाएगा, ये जो जब तक ये रेंट यूज कर रहा है, ये प्रोड्यूस यूज कर रहा है, इसको ये मान लिया जाएगा कि ये क्या कर रहा है, बी पेमेंट कर रहा है। वापस बोलती हूँ, ए ने बी को 1000 रुपए दिए, बी ने बोला ठीक है मैं 1000 रुपए तेरा चुका दूंगा, लेकिन तू जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका रेंट प्रोड्यूस यूज कर ले। तो जिस जिस दिन इसको रेंट मिलेगा ना, उस दिन ये माना जाएगा कि बी ने क्या करा है, पेमेंट करा है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 20, 18 और 19 का सब सेक्शन ही मान लीजिए कि सेक्शन नंबर 20 में बोला है कि कौन दे सकता है एक्नॉलेजमेंट, कौन कर सकता है पेमेंट, तो कोई भी पर्सन कर सकता है। तो एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय, मतलब एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय अंडर सेक्शन 19, 20 का मतलब कौन है, एजेंट भी कर सकता है। एजेंट कौन है, यदि पर्सन डिसेबल है तो उसका लॉफुल गार्जियन भी कर सकता है, कमिटी कर सकता है, मैनेजर कर सकता है। और मतलब कोई अदर एजेंट जिसे गार्जियन, कमिटी और मैनेजर ने क्या करा, साइन करके बोला है कि तुम एजेंट बन जाओ, और एचयूएफ है तो उसका कर्ता भी क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। अब सेक्शन नंबर 21 क्या है, सेक्शन नंबर 21 है कि क्या हुआ, देखिए, किसी जैसे मान लीजिए एक केस चल रहा था, कल चल रहा था ए के खिलाफ, ए और बी। क्या होता है, बीच में इस केस में क्या हो जाता है, एक सी नाम का प्लेंटिफ ऐड हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी के संबंध में सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, क्योंकि सी के संबंध में सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, जिस दिन ये क्या करा, जिस दिन ये ऐड हुआ। समझ में आया आपको कि ए और बी के खिलाफ केस चल रहा है, अब सी क्या बन गया, चाहे डिफेंडेंट बन के आया हो, चाहे प्लेंटिफ बन के आया हो, सी के संबंध में क्या माना जाएगा, सूट कब माना जाएगा, जिस दिन ये ऐड हुआ है उस दिन सूट संबंध इसके संबंध में माना जाएगा कि इस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ इसके बिहाफ पर या इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये लिखा है, वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडेड, the suit shall as regards him be deemed to have been instituted when he was so made party। लेकिन यदि हो सकता है कि बोनाफाइड मिस्टेक हो, बेचारे को पता नहीं हो कि मुझे बनना है या डिफेंडेंट प्लेंटिफ बनना है, तो बोनाफाइड मिस्टेक हो तो पॉइंट ऑफ लिमिटेशन पहली अर्लियर डेट को भी क्या कर ली जा सकती है, कंसीडर कर ली जा सकती है। आ जाइए नेक्स्ट, आपको इसके संबंध में इसके साथ में कौन सा पढ़ना पड़ेगा, आप सीपीसी में भी सेम टू सेम, सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 10 में सेम बात कही गई है। फिर सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है, कंटिन्यूअस ब्लीच और टॉर्ट्स, मान लीजिए ब्लीच कर रहा है, मतलब कोई एक इंसान है, टॉर्ट में कुछ भी मान लीजिए कि एक पर्सन है कंटिन्यूअस टॉर्ट कर रहा है, जैसे एक चांटा मारने के एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन ने एक बार चांटा मारा, 2 बार चांटा मारा, 3 बार चांटा मारा, 4 बार चांटा मारा, तो ये कंटिन्यूअस चीजें कर रहा है ना, कंटिन्यू, तो हर दिन मतलब एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। या एक इंसान है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, तीसरी बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, चौथी बार कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को बार बार तोड़े जा रहे हैं, हम परमिशन देते जा रहे हैं, जब मतलब ये पॉइंट ऑफ लिमिटेशन कब कब से स्टार्ट होगा, हर टाइम जब तक ये कंटिन्यू रहेगा ना, हर दिन क्या हो जाएगा, फ्रेश पॉइंट ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एवरी मोमेंट टिल इट कंटिन्यूज। ठीक है,
समझ में आया कि जब तक ये चलता रहेगा तब तक पॉइंट ऑफ लिमिटेशन चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके साथ में बन सकता है, स्टेट द रूल ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एक्ट which do not give rise to cause of action unless some specific injury actually results therefrom। कुछ भी इसके अंदर ये सिंपल सा एग्जांपल है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन पे केस लगा रहा है, किसका केस लगा रहा है, कंपनसेशन का, लेकिन लिमिटेशन एक्ट क्या बोल रहा है, लिमिटेशन एक्ट बोल रहा है कि एक्शनेबल ही नहीं है, आपको मतलब कंपनसेशन केस लगा रहा है लेकिन एक्चुअल में डैमेज हुआ ही नहीं है। ए एक पर्सन दूसरे पर्सन पे केस लगा रहा है कंपनसेशन के लिए लेकिन एक्चुअल में डैमेज हुआ ही नहीं है, तो कोर्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन क्या बोल रहा है कि आप कंपनसेशन के लिए एक्ट लगा ही नहीं सकते। सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, यदि हुआ भी है डैमेज लेकिन स्पेशल डैमेज नहीं हुआ, छोटा मोटा भी हुआ है तो स्पेशल डैमेज नहीं हुआ, आप कंपनसेशन का सूट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, कंपनसेशन का मतलब कंपनसेशन छूट के लिए लिमिटेशन पीरियड कौन सा होगा, वो पीरियड लिमिटेशन हो जब ये स्पेशल स्पेशल डैमेज एक्चुअल में इनकर्ड होगा ना, एक्चुअल में तभी मान लिया जाए, तभी लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, स्टार्ट होगा। इन द केस ऑफ अ सूट ऑफ कंपनसेशन फॉर एन एक्ट which does not give rise to which does not give rise to cause of action unless specific injury actually result। cause of action को ये राइज तब तक नहीं करेगा जब तक कि स्पेसिफिक इंजरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द स्पेशल डैमेज हैपेंस। समझ में आ ही गया होगा। सेक्शन नंबर 24, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जैसा भी कैलेंडर बोलते हैं कि जो कंप्यूटेशन किया जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के तरह से किया जाएगा। अब आ जाइए सबसे हार्ड चैप्टर, लेकिन हम सिंपल तरीके से पढ़ने का काम है। यहाँ पे बात हो रही है एक्वाइजेशन बाय ओनरशिप बाय पोजीशन, एक्वाइजेशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजीशन। क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ इज अ राइट ऑफ ईजमेंट एक्वायर्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। देखिए समझना कि मैं हूँ पारुल जैन, मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रॉपर्टी पे 20 साल से मेरे घर पे क्या आ रही है, धूप आ रही है। ठीक है, मेरे घर पे धूप आ रही है। अब यहाँ पे एकदम से एक पर्सन आता है और अपनी लंबी सी बड़ी सी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेता है, तो मैंने क्या करा, मैंने ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, मेरा अधिकार आ गया है। ठीक है, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, मैं कोर्ट में जा सकती हूँ कि सर मेरे यहाँ पे धूप आ रही थी, मेरे यहाँ पे अधिकार है ये धूप खाने का, मैं 20 साल से इंजॉय कर रही हूँ। और यदि मान लीजिए प्रॉपर्टी गवर्नमेंट होती है 30 साल, तो यहाँ पे है एक्वाइजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन कि वेयर एवर एनी पर्सन हैज अ राइट टू यूज अ लाइट और एयर फॉर एनी बिल्डिंग, चाहे हम राइट टू लाइट यूज कर रहे हो, चाहे एयर यूज कर रहे हो एक बिल्डिंग के, चाहे हम कोई रास्ता यूज कर रहे हो, वाटर कोर्स यूज कर रहे हो या अदर ईजमेंटरी राइट को यूज करो, पीसेबली शांति पूर्वक 20 साल तक। और यदि गवर्नमेंट की सिचुएशन है तो इसमें 30 साल तक, तो क्या हो जाएगा, ये जो राइट है हमारा ये एब्सोल्यूट हो जाएगा और इनडिफिजिबल हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, इनडिफिजिबल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 20 साल के खत्म होने के 2 साल के अंदर मुझे कोर्ट में डिक्लेरेटरी डिक्लेयर देनी पड़ेगी कि सर मुझे क्या करो, ये अधिकार दो। तो व्हेन सच राइट बिकम्स एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल देन सच पर्सन हैज टू अप्लाई विद इन 2 years फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच टाइम पीरियड। और अभी मैंने क्या बोला, पीसफुली एंजॉय करना। पीसफुली का मतलब कि इंटरप्शन क्या होगा, यदि पीसफुली ये है तो इंटरप्शन का मतलब क्या है, इंटरप्शन मतलब एक्चुअल डिसकंटिन्यू। मान लीजिए ए है, बी है, ए प्रॉपर्टी पे रह रहा है, बी आके हर 6-7 साल में ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी, तो सर ये कोई एक्चुअल इंटरप्शन नहीं है। एक्चुअल इंटरप्शन का मतलब है एक्चुअल डिसकंटिन्यूस ऑफ द पोजीशन, आप उसको जबर 1 साल तक हटा, बार बार बी आके बोले इसको कि भाई हट जा। इंटरप्शन मीन्स एक्चुअल डिसकंटिन्यूशन ऑफ पोजीशन और एंजॉयमेंट बाय रीजन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट, कि भाई 1 साल कंटिन्यू आके उसको परेशान करना पड़ेगा उसको, तभी क्या होगा, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, वो पर्सन क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, if person uses a water course for 20 years then he can claim declaratory decree within 2 years after the expiry of 20 years। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, समझ लो सेक्शन नंबर 26 क्या बोलता है, समझ ये है, एक गैरेज को यूज कर रहा है, 20 साल हो गए इस गैरेज को यूज करते हुए, तो भाई कहने को तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन उसको मिल जाना चाहिए। ठीक है, वो केस कर सकता है, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि ये गैरेज एक्चुअल में किसका है, बी का है। अब बी ने लाइफ इंटरेस्ट के लिए किसको दे रखा था, ए को मतलब सी को दे रखा था। अब
अब लेकिन इसका अधिकार, ये तो बोलेगा भाई 20 साल हो जाएंगे, तो नहीं, नहीं होंगे। अब इसका सी का लाइफ इंटरेस्ट है ना, तो जब सी मर जाए उसके 20 साल के बाद में ए इंजॉय कर ले। वापस बोलती हूँ, ए एक गैरेज पे 20 साल से यूज कर रहा है, ठीक है। कहने को सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, उस पे इसको मिल जाना चाहिए अधिकार, डिक्लेरेटरी ले सकता है ये। लेकिन पता चलता है कि ये गैरेज तो बी का है और बी ने सी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिया था, तो कहने को ये 20 साल, इसके 20 साल तो है ही नहीं, इस पे तो सी का लाइफ इंटरेस्ट चल रहा था। जब ये सी मर जाएगा उसके 20 साल तक ये यूज कर लेता है ना, तो ही इसका ईजमेंट, ये जो राइट है इसका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल को ए यूज कर रहा है आराम से, जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए यूज कर रहा है। अब पता चलता है, अब जाके कोर्ट में जाके बोल रहा है कि सर मोटरसाइकिल दे दो, तो पता चलता है बी ने तो ये मोटरसाइकिल 3 साल के लिए ऑलरेडी इसी को दे रखी थी, सी को दे रखी थी। तो ये 3 साल खत्म होने के बाद का 20 साल होगा, ना कि ये 20 साल को ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो यही लिखा है, द सेक्शन इज फर्दरेंस ऑफ सेक्शन 25 वेयर एवर टाइम पीरियड ऑफ 20 years or 30 years following time period shall not be considered when any person has obtained life interest of the property। एक पर्सन ने यदि उस प्रॉपर्टी पे लाइफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लिया है, और वेयर एनी पर्सन हैज इंटरेस्ट 3 years or more than 3 years on that property, any interest for life or in terms of years exceeding 3 years shall not be calculated। आपको 20, जो ये 20 साल और 30 साल के टाइम पीरियड में ये जो पीरियड है एल आई, और ये 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड, इसे क्या नहीं किया जाएगा, इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ये लगा रहा है, मान लीजिए यदि ए पर्सन, बट इफ एनी पर्सन वांट्स टू ऑब्जेक्ट, यदि किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट करना है, तो जैसे ही मान लीजिए ये लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, जैसे ही लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उसकी 2 साल के अंदर, ठीक है, उसकी सॉरी, हाँ उसके 3 साल के अंदर उसको आके बोलना पड़ेगा कि सर इस पे तो क्या, मान लीजिए मेरा लाइफ इंटरेस्ट था। वापस बता दो, ए गैराज 20 साल, 20 years, डन। अब यहाँ पे लेकिन बी का गैराज है और बी ने सी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिया था, तो क्या होता है, इसका लाइफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो सी के एलआर को आके बोलना पड़ेगा, या सी जिस भी पर्सन का इसमें इंटरेस्ट है इस गैरेज में, उसको आके बोलना पड़ेगा कि सर ये 20 साल का सूद तो लगा रहा है, लेकिन इस पे क्या था, लाइफ इंटरेस्ट था, इस पे लाइफ इंटरेस्ट था। और यदि ऐसा क्लेम कोई करता नहीं है इंटरेस्टेड पर्सन, तो ए को क्या मिल जाएगा, ए को ये डिक्लेरेटरी डिक्री मिल जाएगा। भाई कोई ना कोई तो उसको विरोध करने तो आए ना, इसको विरोध करने के लिए, मतलब ये जो एल आई का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उसके 3 साल के अंदर। But if any person wants to object, then within 3 years after the determination of such interest, उसको आना पड़ेगा कोर्ट में। पूरा एग्जाम्पल मैंने जो समझाया है वो सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अभी जब हमने इंडियन लिमिटेशन एक्ट पढ़ा तो मैंने क्या कहा था, इंडियन लिमिटेशन एक्ट केवल आपकी रेमेडी को बार करता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड के बाद में आपने केस लगाया, तो आप सूट इंस्टीट्यूट तो कर ही नहीं सकते हो, आपका तो बार हो जाएगा, लेकिन राइट को बार नहीं करता। तो क्या इसका एक एक्सेप्शन है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट रिगार्डिंग द एक्वाजिशन बाय ओनरशिप बाय पोजीशन। इतना सारा समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वैसे तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट क्या है, प्रोसीजरल है, लेकिन इसका जो सेक्शन 27 है वो क्या है, सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ कह सकते हैं हम इंडियन लिमिटेशन को, इस सेक्शन के कहने के, इस सेक्शन के आने के बाद। क्यों भाई, क्योंकि सेक्शन 27 आपकी रेमेडी के साथ साथ आपका अधिकार आप भी खत्म कर रहा है, आपके रेमेडी के साथ आपका अधिकार भी खत्म कर रहा है। अब आप एक्स्ट्रा जुडिशियल मैनर से भी नहीं अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते। क्या होती है ऐसी सिचुएशन, मैं बताती हूँ। मैं हूं, ठीक है, एक लड़की हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं, ठीक है, मैं इसके घर पे रह रही हूँ, मतलब एक घर है, प्रॉपर्टी है, लड़के की घर है, मेरे साथ नहीं रहता, लेकिन अलग से मैं इसके घर पे रह रही हूँ, कोई एक घर है इसका, उस पे मैं आराम से 12 साल तक रह रही हूँ। 12 साल तक मैं पीसफुली इंजॉय कर रही हूँ, और इसको पता भी है, इसको पता भी है कि ये इंजॉय कर रही हूँ। अब ये इंसान 12 साल बाद, जब मैं चुपचाप इस पे घर पे रह ली, 12 साल बाद ये नहीं बोल सकता कि ये तो मेरा घर है। क्यों नहीं बोल सकता, आपने अपना अधिकार खुद खोया, क्योंकि आप जानते थे, आप जानते हो कि ये घर में अननेसेसरी रह रही, मान लीजिए ये गर्लफ्रेंड थी नहीं, मतलब इनका ब्रेकअप भी हो गया, तो भी ये जानते हुए भी
कि यार ये घर तो इसका है, तब भी ये इसको क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है रहने की, तो यहाँ पे इसका राइट और रेमेडी, ना ही कोर्ट में जा सकता, ना ही अदर तरीके से क्या कर सकता है, ये घर को रिकवर कर सकता है। तो क्या लिखा है, द जनरल रूल इज दैट डिले डिफीट्स जस्टिस, इफ एनी पर्सन कम्स आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द रेमेडी एंड्स but the right remains, means by extrajudicial manner he can obtain the relief. The exception of this section, the exception of this section is section 27. ठीक है, वेयर नॉट ओनली रेमेडी बट ऑल्सो राइट इज एक्सटिंग्विश, की जहां रेमेडी नहीं, इसका राइट भी खत्म हो जाएगा। क्या होता है सेक्शन 27, एक सेकंड, क्या बोल रहा है सेक्शन 27, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड लिमिटेड फॉर एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग सूट। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना दे रखा है, 12 साल, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिटेशन पीरियड दे रखा है 3 साल। कि यदि खत्म हो जाता है ये 12 साल, 12 साल से रह रही है ये, मान लीजिए मोटरसाइकिल लेके घूम रही है लड़की, इस लड़के की 3 साल से ज्यादा, ठीक है, तो क्या कर सकता है, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। यदि इसको पता है कि 12 साल से ये घर में रह रही है, या 3 साल से ये प्रॉपर्टी मेरी, मतलब मान लीजिए कोई एक्टिवा लेकर घूम रही है, अब आप इसके, ये आप यदि इसने ये जो लिमिटेशन पीरियड के तहत इसने रह लिया ना, अब आपके कोर्ट में केस नहीं लगा सकते हो। सेक्शन 27 अप्लाइज टू बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जनरली सेक्शन 20 लिमिटेशन एक्ट इज प्रोसीजरल, बट दिस सेक्शन बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपकी रेमेडी और राइट दोनों को खत्म कर रहा है। और लेकिन इसकी क्या कंडीशन है, आपका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, उस पर्सन का एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए वो पोजीशन, प्लेंटिफ को पता होना चाहिए कि भाई ये एडवर्स पोजीशन में रह रही है, पोजीशनर का कोई टाइटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, बाकी केस लॉ हम देख लेंगे। मिसलेनियस सेक्शन 28 रिपील कर दिया गया। सेक्शन 29 ये है कि कहाँ इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपको पता होगा कि सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, कि एक टाइम बार डेट है, कोर्ट ने कहा कि टाइम बार डेट है, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, एक पर्सन बोलता है कि ये टाइम, मान लीजिए ए है, बी है, बी ने 1000 रुपए नहीं चुकाए, 3 साल तक केस नहीं लगाए, टाइम बार डेट, बी एकदम से उठ के आ रहा है 5 साल बाद कि भाई मुझे तेरे 1000 रुपए देने, ले ले, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुझे 1000 रुपए दे दूंगा। तो ये टाइम बार डेट पे अब इसने प्रॉमिस कर दिया ना, तो ये क्या बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 आपको याद हो तो, अदरवाइज पढ़ लेना। तो यही लिखा है कि सेक्शन 25 में इसने कहा है टाइम बार डेट को चुकाने का, तो यहाँ पे इंडियन लिमिटेशन एक्ट क्या नहीं करेगा, इस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। या कोई स्पेशल और लोकल लॉ, मान लीजिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दे रखा है 3 साल, और स्पेशल लोकल लॉ में दे रखा है 4 साल, तो सारे सारे प्रोविजंस कैसे चलेंगे, सारे प्रोविजन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के ऐसे चलेंगे जैसे कि 4 साल दे रखा हो। तो यही कि कोई स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जिसके अंदर क्या है, शेड्यूल के अंदर कोई अलग टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है, और इंडियन लिमिटेशन के शेड्यूल के अंदर अलग टाइम प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो सेक्शन 3 के प्रोविजन ऐसे अप्लाई होंगे जैसे कि द पीरियड वर प्रिस्क्राइब बाय सच शेड्यूल, मतलब उस लोकल एक्ट के या उस स्पेशल एक्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम क्या होगा, ये प्रोविजंस क्या होंगे, अप्लाई होंगे। और ईजमेंट की डेफिनेशन ईजमेंट एक्ट 1882 में दे रखी है, तो वहां पर जो हमने ईजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पढ़ी ना, वो वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, कि लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो हमने पढ़ ही लिया कि लिमिटेशन, लिमिटेशन तो क्या बार कर रहा है, रेमेडी, ठीक है, आपका राइट बार नहीं कर रहा, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जो सेक्शन 27 में पढ़ के आए, वो दोनों को बार कर रहा है, आपका राइट और आपकी रेमेडी दोनों को बार कर रहा है। अ लॉ ऑफ, देखिए, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट डील्स विद द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एज वेल एज द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब द पीरियड एट द एक्सपायरी ऑफ विच ओनली बार द नॉट ओनली बार द जुडिशियल रेमेडी बट सब्सटेंटिव राइट को भी क्या कर दिया जाता है, बार कर दिया जाता है। लेकिन लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, आप बस यही बोल रहा है कि आप सूट नहीं लगा सकते, लेकिन आपकी किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी को ये पार नहीं करता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, सेकंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस इंडियन लिमिटेशन, द शेड्यूल, द शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल
1 से लेकर 137 दे रखे हैं, 1 से लेकर 113 सूट के बारे में शिट आर्टिकल्स हैं, अपील के बारे में 114 से 117 है, एंड एप्लीकेशन के बारे में 118 से 137 है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा मैं बता देती हूँ कि जो भी अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिक्लेरेशन के सूट्स हैं, इन सबका टाइम पीरियड दे रखा है। मैंने इसकी समरी बना दी है, कितना-कितना टाइम पीरियड। लेकिन एक चीज़ याद रखिए 113 में जब कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा होता है सूट से संबंधित, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 इयर्स होता है। अपील सारा इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ना है आपको। 114 से लेकर 115 क्रिमिनल अपील के बारे में बात करें, 116 से लेकर 117 सिविल अपील के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको बता दिया कि कब आपका लिमिटेशन पीरियड, कब 90 डेज़ है, कब 30 डेज़ है, ठीक है? ये सब आप देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन से संबंधित दे रखा है इसके अंदर 118 से 137 कि भाई समरी प्रोसीजर है तो 10 दिन का टाइम होगा या जो भी टाइम पीरियड आप इसमें देख लीजिएगा, अबेटमेंट को सेट असाइड करना है 60 डेज़, आप इसमें रिवीजन का टाइम, ये सब इम्पोर्टेंट है, रिव्यू का टाइम, रिवीजन का टाइम, एक्स पार्टी डिग्री है तो 30 डेज़, एलआर को लाने का टाइम 90 डेज़ है, ये याद रखना आप। ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट 137 कि जहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा, वहाँ पे कितना टाइम पीरियड होता है एप्लीकेशन के लिए? 3 इयर्स। आई होप आपको ये इंडियन लिमिटेशन एक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह मैंने बहुत मेहनत करी है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और यदि आपको ये नोट्स, ये पीडीएफ चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।